आज हम आप लोगों को उपकला ऊतक अथवा एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। एपिथेलियम शब्द का प्रयोग सबसे पहले डच वैज्ञानिक रयूस ने किया था। किसने? डच वैज्ञानिक रयूस ने। स्थिति या लोकेशन की बात की जाए तो स्थिति या लोकेशन मतलब एपिथेलियम ऊतक शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है। स्थिति या लोकेशन का मतलब क्या हुआ कि एपिथेलियम ऊतक शरीर में किन किन जगहों पर पाया जाता है। तो पहली बात तो ये कि यह ऊतक समस्त शरीर पर एक रक्षात्मक आवरण के रूप में पाया जाता है। यानी हमारे शरीर की पूरी त्वचा या स्किन इसी ऊतक की बनी होती है। अर्थात एपिथेलियम ऊतक शरीर पर बाहरी कवच के रूप में होता है। और अगर दूसरी बात देखी जाए तो यह ऊतक शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों, गुहाओं और वाहिनियों का बाहरी व भीतरी आवरण बनाता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उन अंगों का बाहरी आवरण इसी ऊतक का बना होता है और भीतरी आवरण यानी भीतरी सतह या कह लीजिए कि आंतरिक सतह भी इसी ऊतक की बनी होती है। जैसे आहार नाल जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, फेफड़े या लंग्स, आंतें या इंटेस्टाइन, आमाशय आदि ये जो अंग होते हैं हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं आंतरिक अंग, इन सभी आंतरिक अंगों की आंतरिक सतह और बाहरी सतह एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। अब यदि उपकला ऊतक अथवा एपिथेलियम ऊतक की उत्पत्ति की बात की जाए या ओरिजिन ऑफ एपिथेलियम को देखा जाए तो एपिथेलियम ऊतक की उत्पत्ति भ्रूण के तीनों प्राथमिक जनन स्तरों से होती है। यानी प्राइमरी जर्म लेयर्स से होती है तीनों। और आपको बता दें जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से त्वचा की एपिडर्मिस विकसित होती है। जो मीसोडर्म है, मीसोडर्म से देहगुहीय या सिलोमिक एपिथेलियम विकसित होता है। और एंडोडर्म से आहार नाल की श्लेष्मिक झिल्ली या म्यूकस मेम्ब्रेन विकसित होती है। चलिए अब एपिथेलियम ऊतक के कार्यों को जान लेते हैं, यानी फंक्शन ऑफ एपिथेलियम ऊतक समझ लेते हैं। तो पहला है शरीर पर बाह्य आवरण के रूप में पाए जाने के कारण कीटाणुओं, हानिकारक रसायनों से हमें बचाता है। यानी ये जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं आदि जो रोगाणु होते हैं, रोगाणु यानी रोग के अणु, मतलब हमारे शरीर में जो रोग को पैदा करते हैं उन्हें ही रोगाणु कहा जाता है। तो रोगाणुओं से हमारी रक्षा करता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हमें प्रोटेक्ट करता है। फिर दूसरा है हमारे शरीर के खोखले अंगों पर आवरण का कार्य करता है। जो शरीर में खोखले अंग हैं उन अंगों पर आवरण का कार्य करता है, कवर्ड करता है उनको। जैसे स्टमक जो होता है, ब्लड वेसल्स हैं, लीवर हैं आदि को कवर्ड करने या ढकने का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट है पोषक पदार्थों का आदान प्रदान करवाता है। जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान करवाता है। यानी यह ऊतक बाहरी आवरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एपिथेलियम ऊतक अवशोषण अथवा एब्जॉर्प्शन का भी कार्य करता है। मतलब आंत का एपिथेलियम ऊतक पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है और आंतों की एपिथेलियम ऊतक पाचक रसों का स्राव भी करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यह ऊतक उत्सर्जन का भी कार्य करता है। जैसे मूत्र वाहिनियों की एपिथेलियम जो ऊतक होती है किडनी से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में सहायता करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फेफड़ों या लंग्स की कूपिकाओं की एपिथेलियम O2 और CO2 का आदान प्रदान करती है। जो हमारे फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, उनमें जो कूपिकाएं पाई जाती हैं, अगर आप कूपिकाएं नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल से श्वसन तंत्र वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने फेफड़ों के बारे में पूरी जानकारी बताई हुई है। तो कोशिकाओं की एपिथेलियम जो होती है ये O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं से युग्मक भी बनते हैं। या जो जर्मिनेशन एपिथेलियम होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन भी करता है। और ऐसे बहुत सारे कार्य एपिथेलियम ऊतक के होते हैं। चलिए अब एपिथेलियम ऊतक के प्रकारों को समझ लेते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। तो एपिथेलियम या उपकला ऊतक को
तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है आवरण उपकला अथवा कवरिंग एपिथेलियम अंग्रेजी में कहा जाता है, और दूसरा भाग है ग्रंथिल उपकला, अंग्रेजी में ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा जाता है, और तीसरा भाग है विशेषीकृत उपकला अथवा स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम कहा जाता है। अब इसमें से जो आवरण उपकला है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है सरल एपिथेलियम या अंग्रेजी में सिंपल एपिथेलियम कहा जाता है, और दूसरा है संयुक्त एपिथेलियम या अंग्रेजी में कंपाउंड एपिथेलियम कहा जाता है, और इसी को स्तरित एपिथेलियम भी कहते हैं। स्तरित एपिथेलियम यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इसी को कहा जाता है। किसको? तो संयुक्त एपिथेलियम को। अब इसमें से जो सरल एपिथेलियम है, सरल एपिथेलियम इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें एक कोशिकीय स्तर होता है या केवल एक कोशिका लेयर की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो संयुक्त है इसको संयुक्त इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कोशिकाओं के एक से अधिक स्तर होते हैं। एक से अधिक स्तरों में, एक से अधिक रो में कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको संयुक्त कह दिया। और उसको सरल कहा क्योंकि एक ही कोशिका स्तर मोटा होता है उसका। अब अगर सरल एपिथेलियम की बात की जाए तो सरल एपिथेलियम को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है सरल सल्की एपिथेलियम या सिंपल स्क्वैमस कहा जाता है। दूसरा है सरल घनाकार या सिंपल क्यूबॉइडल कहा जाता है। फिर सरल स्तंभी है, पश्चमाभी है, कूट स्तरित है। अब इसमें से जो सरल सल्की है या सिंपल स्क्वैमस है, इसमें क्या होता है कि इसकी कोशिकाएं पतली, चपटी और बहुभुजाकार होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं इसकी? पतली होती हैं, चपटी होती हैं, बहुभुजाकार होती हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख भी रहे हैं, कोशिकाएं पतली, चपटी और बहुभुजाकार हैं, या पॉलीगोनल कोशिकाएं होती हैं इसकी। और इन कोशिकाओं में एक बड़ा सा केंद्रक भी पाया जाता है। आपको दिख भी रहा है, इन सभी कोशिकाओं में एक बड़ा सा केंद्रक भी है। आप लोगों के घर में फर्श पर टाइल्स लगी होंगी, तो सरल सल्की एपिथेलियम की कोशिकाएं बिल्कुल फर्श पर लगी टाइल्स की तरह ही होती हैं। इसी कारण से इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है। पेवमेंट एपिथेलियम हमारी आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल और मुंह का अंतः स्तर इसी एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। फिर दूसरा है सरल घनाकार, जैसा कि नाम ही है घनाकार, या इसकी कोशिकाएं घन के आकार की होती हैं। घनाकार यानी कोशिकाएं कैसी होंगी? घन के आकार की होती हैं। घनाकार का मतलब होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बराबर हो, उसी को घनाकार कहा जाता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बराबर। यह ऊतक स्राव, अवशोषण व उत्सर्जन में भाग लेता है। त्वचा की स्वेद ग्रंथियां, थायराइड ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, पैनक्रियास, लीवर तथा गोनट्स की जनन एपिथेलियम घनाकार एपिथेलियम ऊतक की बनी होती हैं। फिर अगला है सरल स्तंभी एपिथेलियम। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, इसकी कोशिकाएं लंबी खंभे की तरीके से होती हैं, क्योंकि स्तंभी कहा गया है स्तंभ के आकार के, यानी खंभे की तरीके की होती हैं, लंबी लंबी सी। इनका केंद्रक भी कुछ लंबा व अंडाकार होता है। इन कोशिकाओं के बीच बीच में म्यूकस का स्राव करने वाली गॉबलेट कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। यानी जो सरल स्तंभी एपिथेलियम है, इसके बीच बीच में म्यूकस का स्राव करने वाली या श्लेष्म का स्राव करने वाली गॉबलेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं केवल 2 से 3 दिनों तक ही जीवित रहती हैं। यह आंत, आमाशय और पित्ताशय की आंतरिक सतह पर पाई जाती हैं। फिर अगला है पश्चमाभी या सीलिएटेड एपिथेलियम। तो इन कोशिकाओं पर सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया की गति द्वारा म्यूकस और अन्य पदार्थ आगे की ओर धकेल दिए जाते हैं। जो सीलिया होता है ये गति करता है, जिससे म्यूकस जो होता है, जो अन्य पदार्थ होते हैं, वो आगे की ओर ढकेल दिए जाते हैं। इस प्रकार का एपिथेलियम श्वास नली, अंडवाहिनी या ओविडक्ट जिसको कहा जाता है, मूत्रवाहिनी में पाया जाता है। फिर अगला है कूट स्तरित एपिथेलियम या स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो यह एक स्तरीय स्तंभाकार एपिथेलियम का रूपांतरित स्तर होता है, यानी उसी का रूप का अंतर हो जाता है इसमें। और इसकी कोशिकाएं 2 स्तरों में लगी हुई
प्रतीत होती हैं। और आपको बता दें कि केंद्रक कोशिकाओं में सबसे अधिक चौड़े भाग में स्थित होता है। जहाँ पर चौड़ा भाग होता है वहाँ पर केंद्रक स्थित होता है। और स्थिति की अगर बात की जाए कि कहाँ पर पाई जाती हैं, तो एपिथेलियम ट्रकिया, बड़ी श्वसनियों, नासिका गुहाओं, ग्रसनी, नर जनन वाहिनियों में, एपिडिडाइमिस में, नर की मूत्र वाहिनियों में आदि में पाई जाती है। और अगर कार्य की बात की जाए इसकी, तो यह श्लेष्मा को हटाने का कार्य करती है। फिर दूसरा है संयुक्त या स्तरित एपिथेलियम, यानी कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मुख गुहा, ग्रास नली, आँखों की कार्निया, योनि, मलाशय आदि की गुहाओं पर स्तरित या संयुक्त एपिथेलियम की परत पाई जाती है। आपको बता दें कि स्तरित सल्की एपिथेलियम में बाहरी स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वह चपटी होती हैं। आप लोग चित्र में देख भी रहे हैं, इसमें जो बाहरी स्तर की कोशिकाएं हैं वह चपटी होती हैं, सल्कों जैसी होती हैं, स्क्वैमस जैसी होती हैं। और भीतरी स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वह स्तंभी होती हैं या घनाकार होती हैं। और इन दोनों के बीच बहुतलीय कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। बहुतलीय यानी पॉलीहेड्रल सेल्स पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं जर्मिनेटिव लेयर या जनन स्तर से नई नई बनती रहती हैं और बाहर की तरफ खिसकती रहती हैं। नई नई बनती रहती हैं और बाहर की ओर खिसकती रहती हैं। और हमारी त्वचा नई बनी रहती है। मतलब बाहरी सतह पर पहुंचते पहुंचते प्रत्येक परत की जो कोशिकाएं होती हैं वे चपटी होकर मृत हो जाती हैं। और बाहरी सतह पर पहुंचने के बाद घर्षण के कारण ये जो बाहरी स्तर होता है वो जैसे छिलका होता है, छिलके की तरह से अलग होती रहती हैं। या कह लीजिए कि बाहरी जो त्वचा होती है वो घिसती रहती है और नीचे से नई त्वचा आती रहती है। फिर संयुक्त में दूसरा है स्तरित घनाकार एपिथेलियम। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, इस ऊतक के बाहरी स्तर की कोशिकाएं घनाकार होती हैं या घन के आकार की होती हैं। आँखों की कंजक्टाइवा, स्वेद ग्रंथियों की नलिकाएं तथा स्त्रियों के जो मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा होता है आदि की गुहा का जो आवरण होता है, इसी ऊतक यानी स्तरित घनाकार एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। फिर संयुक्त का है स्तरित स्तंभी एपिथेलियम। तो इसके बाहरी स्तर की कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं। यह ऊतक लैरिंक्स, ग्रसनी के कुछ भागों में पाया जाता है और पैरोटिड ग्रंथियों तथा स्तन ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। देखा जाए तो यह ऊतक वयस्क में कम लेकिन भ्रूण में अधिक पाया जाता है। यानी वयस्क अवस्था में कम पाया जाता है लेकिन भ्रूण अवस्था में अधिक पाया जाता है। फिर संयुक्त में अंतिम है अंतर्वर्ती या स्थानांतरी एपिथेलियम। तो यह स्तरित एपिथेलियम के समान होती है, यानी स्तरित एपिथेलियम जैसी होती है, लेकिन इसमें आधार कला तथा जनन स्तर नहीं पाए जाते हैं। यह मूत्राशय तथा मूत्र वाहिनियों की दीवार का भीतरी स्तर बनाती है और यह रक्त से पानी को मूत्र में जाने से रोकती भी है। फिर आते हैं ग्रंथिल उपकला पर या ग्लैंडुलर एपिथेलियम पर। तो ये ऊतक घनाकार या स्तंभाकार एपिथेलियम से विकसित होते हैं। यानी किससे बनते हैं, तो घनाकार या स्तंभाकार एपिथेलियम से विकसित होते हैं और इससे रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है। हमारे शरीर में कई तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों की आंतरिक सतह पर ग्रंथिल उपकला ऊतक पाया जाता है। ये ग्रंथियां एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी हो सकती हैं, यानी एक कोशिकीय भी होती हैं और बहुकोशिकीय भी होती हैं। जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन की गॉबलेट कोशिकाओं से जो म्यूकस स्रावित होता है। इसके अलावा स्वेद ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, आग्नेयाशय ग्रंथियां आदि इसी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद विशेषीकृत उपकला है और विशेषीकृत उपकला के अंतर्गत संवेदी यानी सेंसरी यानी कि मुख्य रूप से संवेदी उपकला ऊतक या सेंसरी एपिथेलियम जो है ये स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं के मॉडिफिकेशन से बनता है। स्तंभाकार या मॉडिफिकेशन का मतलब होता है स्थानांतरण से बनता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख भी रहे हैं, इनके सिरे पर संवेदी रोम पाए जाते हैं या सेंसरी हेयर पाए जाते हैं और ये रोम नीचे की ओर तंत्रिका रज्जु से जुड़े होते हैं। यह संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और तंत्रिका तंतु तक पहुंचाते हैं। ये आंख की रेटिना, आंतरिक कान में,
घ्राण अंगों की म्यूकस मेम्ब्रेन और मुख गुहा की म्यूकस मेम्ब्रेन में पाई जाती है। फिर अगला है जनन एपिथीलियम या रिप्रोडक्टिव एपिथीलियम। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ये घनाकार कोशिकाओं से बनती हैं या घनाकार कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। जनन एपिथीलियम अंडाशय तथा वृषणों की सेमिनिफेरस नलिकाओं में पाया जाता है, सेमिनिफेरस नलिकाओं में। फिर नेक्स्ट है पेशी एपिथेलियम। तो इसकी कोशिकाएं शाखित होती हैं, शाखाओं में बटी होती हैं। इनमें पेशीय प्रोटीन, एक्टिन तथा मायोसिन पाए जाती हैं। और ये कोशिकाएं श्वेत ग्रंथि, स्तन ग्रंथि तथा लार ग्रंथि में संकुचनशीलता को उत्पन्न करती हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को एपिथेलियम ऊतक के बारे में जो कुछ मैंने बताया सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।